हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद MCQs, और इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री। यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था वो सब बातें भी हम कवर करते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। और जो ये हमारी कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर किया करते हैं। दूसरे भाग में आज के ऐतिहासिक गतिविधियां जो रहती हैं उनसे संबंधित घटनाएं कवर करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर किया करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये जो क्लास रहती है। और आज 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस सुप्रभात सीरीज में। चलिए जी, अब हम चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। सीरिया ट्राइज टू स्टे आउट ऑफ गाजा वार डिस्पाइट ईरान टाइज। सीरिया ईरान संबंधों के बावजूद गाजा युद्ध से बाहर रहने का प्रयास कर रहा है। आपको पता है ना, इजराइल और ईरान के बीच में अभी थोड़े ही दिन पहले मिसाइल अटैक हो रहे थे आपस में, है ना। तो इसके पीछे कारण क्या रहा? तो ईरान का ये कहना था कि इजराइल ने जब आक्रमण किया था सीरिया की राजधानी दमिश्कस में, तो दमिश्कस में जब इजराइल के द्वारा आक्रमण किया गया तो उस इजराइल की राजधानी दमिश्कस में ईरान के कुछ वहां पर दूतावास में इनके अधिकारी थे जिनकी उसमें क्या है मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से ईरान ने फिर वहां पर अटैक कर दिया इजराइल में। और कहा जाता है कि ये ईरान द्वारा अपने घरेलू क्षेत्र से सीधे इजराइल को निशाना बनाने का पहला उदाहरण है। यानी कि इजराइल के हमले के जवाब में इन्होंने ये मिसाइल अटैक किया था। तो सीरिया जो है वो ईरान के संबंधों के बावजूद इस युद्ध से बाहर रहने का प्रयास कर रहा है। सीरिया हैज अवॉइडेड गेटिंग एम्ब्रोइल्ड इन गाजा वार। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो दमिश्क वहां पर वाणिज्य दूतावास में हमले हुए थे इजराइल के द्वारा, तो उनको यानी कि इजराइल को ही उसमें जिम्मेदार ठहराया गया है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने का खतरा रहा था। तो इसी के दौरान क्या है कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद। तो बशर अल असद की सरकार ने रूस और ईरान के बीच में एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास किया है। सीरियाई के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो यहां पर पॉइंट लिख लीजिए, बशर अल असद। ठीक है, तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे क्या है कि 13 साल के गृह युद्ध के दौरान उसे सहारा दिया था, है ना, इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये अधिकारी मिले हुए हैं, ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद, और ये जो है वो रूस के कौन से हैं? फॉरेन मिनिस्टर हैं ये। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये मैप साइड में दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रही है गाजा पट्टी, और यही मेन क्या है लड़ाई का कारण बना हुआ है। काफी दिनों से हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। तो गाजा जो युद्ध हो रहा है इससे सीरिया दूर रहने का प्रयास कर रहा है। इजराइल गाजा जो युद्ध है काफी दिन से हम देख रहे हैं, मैंने न्यूज भी काफी कवर करवा दी है आपको, कई आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको मैप भी दिखाया है, थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको हो गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? आजकल आपको पता है थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए। तो चलिए सी इनके बारे में बताएंगे कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का कौन सा देश है जो भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है। जिन्होंने लिखा होगा ना जॉर्डन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पर पिछले वाले मैप में ही आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पर जॉर्डन का नामो निशान इस भूमध्य सागर के आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जैसे बात करते हैं हम सीरिया की, लेबनान की, इजराइल की, ये भूमध्य सागर तक फैले हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैप देखने का प्रयास कीजिए। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना,
तब आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो मैंने उसी का स्क्रीनशॉट आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये इजराइल देख लीजिए, इजराइल की ये है गाजा पट्टी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। ये कहां तक फैला हुआ है? ये आपका भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के साथ सीमा टच हो रही है इजराइल की। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। लेबनान आप देख लीजिए, लेबनान भी क्या है? भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। सीरिया की बात करते हैं तो ये सीरिया भी जो है ना, ये भी भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। रही बात इसमें जॉर्डन की, ये जो दिखाई दे रहा आपको जॉर्डन, ये भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है, ठीक है ना। तो गाजा स्ट्रिप है, यहां पर गाजा स्ट्रिप के बाद में इजराइल की बाउंड्री लगती है। ये देखो गाजा स्ट्रिप ये रही, इसके बाद में इजराइल है और यहाँ पे है जॉर्डन, ठीक है। और इधर है आपका भूमध्य सागर, यानी कि कितना गैप है ना। तो ये आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं, भूमध्य सागर और जॉर्डन। तो क्लियर हो गया आपका, बहुत बढ़िया। चलो जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो थोड़ा सा चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं आज की न्यूज में किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं सीरिया के बारे में। तो आपको पता है ये जो वर्तमान का सीरिया है, इस सीरिया के साथ हमारे प्राचीन समय से ही संबंध रहे हैं। ये देखो सीरिया, ठीक है ना, ये जो सीरिया है, इस सीरिया के साथ हमारे प्राचीन भारत में राजाओं के संबंध रहे। तो आप ये बताइए कि किस मौर्यवंशी राजा ने सीरिया के एंटीओकस प्रथम से उसे अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने के लिए कहा था? तो यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, सीरिया जो वर्तमान में जिसे हम सीरिया बोलते हैं, इस सीरिया के प्राचीन समय में भी हमारे भारत के साथ संबंध अच्छे थे। तो यहां पर जिन्होंने लिखा होगा ना बिंदुसार मौर्य, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बिंदुसार मौर्य मौर्य वंश का दूसरा राजा था। तो जब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार मौर्य। इसी बिंदुसार मौर्य के बारे में कहा जाता है कि इसने सीरिया के एंटीओकस प्रथम से कहा था कि वो यहाँ पर अंजीर भिजवाए, शराब भिजवाए और अपने दार्शनिक भी यहाँ पर वो भेजे। तो कहा जाता है कि इस समय बिंदुसार मौर्य और एंटीओकस प्रथम के बीच में मधुर संबंध हुआ करते थे। फिर जब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में, अशोक मौर्य, जिन्हें हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, और ये वही है जिनको क्या बोला जाता था, पहले चंड अशोक के नाम से जाना जाता था। तो चंड अशोक से इन्होंने सम्राट अशोक बनने का सफर कैसे तय किया था, वो सब हमने कवर किया है हिस्ट्री में। तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, विजय भारत सर हिस्ट्री मैराथन, तो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी क्लासेस। तो ये जो अशोक मौर्य हैं, ये बिंदुसार मौर्य के बेटे थे। जब हम बृहद्रथ मौर्य के बारे में बात करते हैं तो ये मौर्य वंश के अंतिम राजा हुए। इनके दरबार में इनके सेनापति रहा करते थे और उन सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहद्रथ मौर्य को मार दिया था और फिर क्या कर दिया? शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था, ठीक है ना। इस प्रकार आपको कहानी ध्यान रखनी है। तो वर्तमान का जो सीरिया है, इस सीरिया के साथ हमारे संबंध प्राचीन काल से ही रहे हैं, जब मौर्य वंश का यहाँ पर समय चल रहा था। तो थोड़ा सा क्या है, मैं आपको जरूर ये कोशिश करता हूं कि ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को करवा दिया जाए कि आपको रटना ना पड़े। क्योंकि जब मैं हिस्ट्री कवर करवाता हूं तो बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं कि ये हमें याद नहीं होता है। तो इसीलिए मैं जानबूझकर वर्तमान की जो करंट अफेयर्स की न्यूज है उनको जानबूझकर पॉलिटी के साथ ऐड करता हूं, जानबूझकर हिस्ट्री के साथ ऐड करता हूं, जानबूझकर इकोनॉमिक्स के साथ या फिर ज्योग्राफी के साथ ऐड करके बताया करता हूं। तो इसका कारण यही है। तो चलो जी अब दूसरी न्यूज की तरफ हम चलते हैं। IMD प्रेडिक्ट्स सेवर हीट वेव कंडीशन अवर ओडिशा वेस्ट बंगाल फॉर नेक्स्ट 5 डेज। IMD का मतलब क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक ओडिशा, वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी की स्थिति पैदा होने वाली है। और कहा है कि जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहां पर क्या है,
तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, यहाँ पर अगले 5 दिनों में लू की स्थिति देखने को मिलेगी। लू के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे हम ज्योग्राफी कवर किया करते हैं तो अलग अलग पवनों की बात करते हैं, उनके नामों की बात करते हैं। तो लू भी एक हवा का नाम है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में चलने वाली एक गर्म, कह सकते हैं, हवा है, ठीक है ना। तो लू की वजह से गर्मी पैदा होती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जाता है IMD। तो IMD ने ये भविष्यवाणी की है कि पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में लू से भीषण एक स्थिति पैदा होने वाली है। इसमें यह भी कहा गया कि 28 और 30 अप्रैल तक पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट आंधी भी रहेगी और भारी बारिश के साथ हल्की बारिश भी होने की वहां पर संभावना है, ठीक है ना। थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो इस प्रकार, चलो जी, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इस IMD के बारे में। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये तो भारतीय स्तर पर यानी कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये मौसम संबंधी जो जानकारी है वो जुटाती है, उससे संबंधित जो भी शोध होते हैं वो ये कवर करते हैं। इनका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में बना हुआ है। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसी प्रकार पूरे विश्व स्तर पर मौसम संबंधी गतिविधियों के बारे में जो जानकारी जुटाता है वो संगठन कौन सा है, तो उसे हम बोल देते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये बता दीजिए कि विश्व स्तर पे जो संगठन बना हुआ है उसका मुख्यालय कहाँ है। भारत के बारे में तो मैंने बता दिया, भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में है। तो आप विश्व स्तर के जो संगठन है जो मौसम संबंधी बातें कवर करता है तो उसका मुख्यालय कहां पर है, जिन्होंने लिखा होगा ना जिनेवा स्विट्जरलैंड, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को WMO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो जिनेवा का एक शहर है ये, स्विट्जरलैंड का शहर है ये जिनेवा, वहां पर ये बना हुआ है मुख्यालय। और संयुक्त राष्ट्र की ये विशेष एजेंसी है, UN की विशेष एजेंसी के रूप में ये काम करती है WMO। तो जितने भी आप कह सकते हैं जलवायु विज्ञान से संबंधित, जल विज्ञान से, भूभौतिकी से संबंधित जो भी एक आप कह सकते हैं कि एक रिसर्च के रूप में, तो ये सारी की सारी रिसर्च करती है विश्व स्तर पे ये संगठन, ठीक है। वहीं जैसे हम बात कर रहे थे इसके बारे में, IMD के बारे में, IMD का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में, मैंने आपको बताया। ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक संस्था है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और जब बात करते हैं इस IMD की स्थापना कब हुई थी, तो इस IMD की स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है ना। जैसे कि मौसम संबंधी गतिविधियों का अवलोकन करना, मौसम के बारे में पूर्वानुमान देना, भूकंप विज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य करना, ये सब बातें सारी की सारी IMD के हिस्से में आती हैं। तो ये सब बातें कवर किया करते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। US announced new Patriot missiles for Ukraine as part of new 6 billion aid package। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए 6 बिलियन के सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में नई पैट्रियट मिसाइलों की घोषणा की। जैसे कि आपको पता है काफी समय से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो इसी बीच में क्या है, यूक्रेन का साथ देने के लिए इस अमेरिका ने हाथ बढ़ाया है। और हमेशा से ही हम देखते आए हैं कि रूस की और USA की तो हमेशा से कभी बने ही नहीं, कोल्ड वार युद्ध आपने देखा, पढ़ा इसके बारे में। तो अब जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है तो USA फिर आ गया है इसकी सहायता करने के लिए। तो पेंटागन ने ये घोषणा की है, द पेंटागन हैज अनाउंस्ड दैट
यूएस विल प्रोवाइड यूक्रेन एडिशनल पैट्रियोट मिसाइल। तो उसके लिए क्या है, यूक्रेन को उसकी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइलें प्रदान करेगा यूएसए, ऐसा कहा है पेंटागन ने। तो वहां के रक्षा सचिव है एक डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड एस्टिन, उन्होंने 26 अप्रैल को ये घोषणा की थी कि अमेरिका इस प्रकार की सहायता देने जा रहा है। मिसाइलों का उपयोग पहले से आपूर्ति की गई पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों को फिर से भरने के लिए किया जाएगा, और ये एक पैकेज का हिस्सा है जिसमें राष्ट्रीय उन्नत स्तर में हवा से मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, या फिर उसे हम बोलते हैं NASAMS के लिए अधिक युद्ध सामग्री और पश्चिमी वायु रक्षा लॉन्चरों मिसाइलों को एकीकृत करने के लिए अतिरिक्त गियर भी शामिल हैं। यूक्रेन के जो मौजूदा हथियारों की अगर हम बात करें, यूक्रेन एग्जिस्टिंग वेपन्स, तो इसमें क्या है, इसमें अभी रेडार हैं जिनमें से अधिकांश अभी भी पिछले सोवियत युग प्रणालियों के हैं। इसीलिए क्या है, अब जो इनके बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है तो यूएस इसमें इनकी सहायता कर रहा है। यूएस चाहता है कि मैं अपना वर्चस्व बढ़ाऊं, और रूस तो आपको पता ही है, फिर रूस अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसी के साथ में क्या है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूक्रेन और रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनके बीच में तो लड़ाई चली रही है। तो इसमें रूस का कहना है कि यूक्रेन में पश्चिमी हथियार ले जाई ट्रेन पर हमला किया गया। रूस ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन में रेलवे के बुनियादी ढांचे और रेल द्वारा ले जा रहे पश्चिमी हथियारों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। तो मॉस्को के डिफेंस मिनिस्ट्री से ये क्या है, न्यूज आई। उन्होंने कहा कि उसके बलों पर एक दिन पहले डोनेट्स्क क्षेत्र में ये रेलवे द्वारा ले जा रहे पश्चिमी हथियारों और सैन्य उपकरणों पर हमला किया गया था, ठीक है ना। और खार्किव क्षेत्र में भी क्या है, रेलवे सुविधाओं को निशाना बनाया गया। तो देखते हैं कब तक ये मुद्दा जो है वो उलट जाता है। तो चलो एक क्वेश्चन बता दीजिए, एक क्वेश्चन अमेरिका के बारे में पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपसे रूस के बारे में पूछेंगे। तो जैसे आपको पता है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आप इसके बारे में बताएंगे। जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना थॉमस जेम्सफर्सन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया बात है आप सभी का। तो जैसे कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी जिसे बोला जाता है कमेटी ऑफ 5, यानी कि 5 की कमेटी। तो इसमें क्या क्या जो लोग थे वो आए, तो एक मैसा लिख देते हैं, चलो मैसाचुसेट्स, तो यहां के थे एक जॉन एडम्स, पेनसिल्वेनिया के बेंजामिन फ्रैंकलिन इसमें जुड़े थे। और जब बात करते हैं वर्जीनिया के बारे में, वर्जीनिया के थे ये थॉमस जेफरसन, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और न्यूयॉर्क के रॉबर्ट आर लिविंगटन, और इसी के साथ में एक थे कनेक्टिकट के रॉजर शर्मन। तो इन सभी क्या है, इन सभी की एक कमेटी बनाई गई, इसीलिए इसे बोला जाता है कमेटी ऑफ 5। तो 11 जून 1776 की बात है जब कांग्रेस के द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी। और इसीलिए क्या है, इसमें आपका तीसरा पॉइंट जो है वो ठीक कर देना है। और ये कहां से थे, तो ये है वर्जीनिया, जो ये कमेटी बनाई गई उनमें से एक था ये। और यही था जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किया था, बाकी भी इनके साथी थे इसमें, ठीक है ना। तो वैसे जब बात की जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई वो दिन है जब संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो चलो अब थोड़ा रूस के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। रूस के बारे में एक बार कहा जाता है कि ये कभी बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल में हुआ करता था, एक समय ऐसा आया कि इसका विघटन हो गया और कई देश छोटे छोटे इसमें बन गए थे। और जब ये यूएसएसआर कहलाता था,
यानी कि सोवियत संघ, यूएसएसआर। इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि इसका ये नाम था पहले जब ये सोवियत संघ था। लेकिन फिर क्या है, जब बात करते हैं इस सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 की बात है जब इसका विघटन हो गया था। तो यूएसएसआर का गठन कब हुआ था, तो 1922 में ये स्थापित किया गया था यूएसएसआर, और 1922 में स्थापित हुआ, 1991 तक ये चला यूएसएसआर। बाद में इसमें क्या है, कई देश बन गए थे और 15 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का ये एक समूह था। और रूस की क्रांति के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ना 1917, तो रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई। 1922 में यूएसएसआर का गठन हुआ, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यमन्स हौथीज सेज देयर मिसाइल हिट एंड्रोमेडा स्टार ऑयल शिप इन रेड सी। यमन के हौथीज का कहना है कि उनकी मिसाइल ने लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार तेल जहाज पर हमला किया। एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर रूस से जुड़े व्यापार में लगा हुआ है। जब इस पर हमला हुआ तब यह रूस से लेकर भारत के रास्ते पर जा रहा था। तो ये यमन के अधिकारी ने कहा है। यमन के हौथीस ने 27 अप्रैल को उनकी मिसाइलों ने क्या है अटैक किया, ऐसा बताया। क्योंकि वे गाजा युद्ध में इजराइल से लड़ने वाले फिलिस्तीनियों के समर्थन में क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करना जारी रखते हैं। ठीक है, अटैकिंग कॉमर्शियल शिप्स इन द एरिया इन अ शो ऑफ स्पोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन फाइटिंग इजराइल। इस प्रकार द शिप मास्टर रिपोर्टेड डैमेज टू द वेसल। जहाज के मालिक ने कहा कि जहाज जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां पर आप मैप देख पा रहे होंगे, कहां पर है यमन, ये देख लीजिए यमन, ये है यमन, और इधर रहा ओमान। यहां पर कौन सा है, ये रहा आपका रेड सी। ठीक है, और जैसे ये बात करते हैं, ये कौन सा है आपका अरब सागर है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी, और भारत से देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस है, समुद्री एरिया का डिस्टेंस है ना। यमन के बारे में थोड़ी दिन पहले ही न्यूज चर्चा में बनी हुई थी। इस प्रकार ये भी एक न्यूज जो है अभी चर्चा में बनी हुई है। अब इसी यमन के बारे में मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो यमन देश है, इस यमन देश की राजधानी कौन सी है, तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। यमन देश की राजधानी कौन सी है, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें? जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यमन की राजधानी साना है। जैसे हम बात करते हैं दमस्कस कहाँ की राजधानी है, सीरिया की, तो सीरिया की राजधानी दमस्कस में इजराइल ने जब आक्रमण किया था, तो इस सीरिया की राजधानी दमस्कस में ईरान का दूतावास बना हुआ था। तो वहां के दूतावास में कुछ अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ईरान वालों ने कहा कि हम उनका बदला लेंगे, इसी वजह से उन्होंने वहां पर मिसाइल अटैक किया था। तो ठीक है, इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। बाकी जैसे हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ये निकोसिया कहाँ की राजधानी है, इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? निकोसिया, तो इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे कहाँ की राजधानी है ये निकोसिया, है ना। चलो जी, चलो मैं बता ही देता हूं। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है, बता दिया होगा आपने। मनामा की बात की जाए तो ये मनामा की राजधानी, मनामा कहाँ की राजधानी है, तो ये बहरीन की राजधानी है मनामा। इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर सीएम स्टेट यूथ अवार्ड। तो मुख्यमंत्री राज्य युवा पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कहां पर, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु की सरकार ने ये आवेदन मांग रखे हैं कि जो 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो लोग जो
सामाजिक सेवा में शामिल रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। तो एज क्या होनी चाहिए? एज बिटवीन 15 इयर्स एंड 35 इयर्स। तो 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के बीच के जो युवा हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं अगर वो सामाजिक सेवा में शामिल हैं। इस आधिकारिक विज्ञप्ति में ये भी कहा गया है कि जो कहीं काम कर रहे हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य के संस्थानों में काम कर रहे हों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम कर रहे हों, किसी कॉलेज में काम कर रहे हों, किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में या फिर विश्वविद्यालय में, स्कूल में, कहीं भी काम कर रहे हों, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस अवार्ड। बस वही जो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए है ये। तो उनको फिर ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा, सीएम स्टेट यूथ अवार्ड। हिंदी में कहें तो मुख्यमंत्री राज्य युवा पुरस्कार। ठीक है। और इसके साथ में क्या है, पुरस्कार देते वक्त इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो भी व्यक्ति इसके लिए आया है आवेदन करने के लिए, उसकी इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी कितनी है, यानी कि वो आसपास के क्षेत्र के बीच में, लोगों के बीच में कितना लोकप्रिय है। अब आप ये बताएंगे कि तमिलनाडु में कुल कितने जिले हैं? जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना, इसमें ऑप्शन सी यानी कि 38 जिले हैं तमिलनाडु में, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने, अति उत्तम। तो जैसे हम वर्तमान की दृष्टि से बात करें, तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए। तो वर्तमान में वहां के सीएम है एम.के. स्टालिन। अभी जो पुरस्कार दिया जाएगा उसका नाम पर भी तो क्या है ना, सीएम यूथ के नाम से ये अवार्ड है। और वहां के अगर राज्यपाल की बात की जाए तो वर्तमान के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु में जब राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 18। ठीक है। और यहाँ टोटल 38 जिले हैं। और इस तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आप कहेंगे जी चेन्नई है वहां की राजधानी। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। तो चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जर्मनी अलाउज इंडिया टू बाय स्मॉल आर्म्स फ्रॉम इट्स फर्म। जर्मनी भारत को अपने कंपनियों से छोटे हथियार खरीदने की अनुमति दे रहा है और इसने भारत को सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को काफी सरल बना दिया है। जर्मनी ने एक बड़ी छूट देते हुए भारत को जर्मनी कंपनियों से छोटे हथियार खरीदने का लाइसेंस दे दिया है। और सूत्रों के मुताबिक ये इसमें बात हमें पता लगी है कि लाइसेंसिंग जो है ये प्रोसेस हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा। इस बात पर जोर देते हुए कि यह जर्मनी भारत के साथ अपने संबंधों को दिए जाने वाले महत्व पर जोर देता है। इंपोर्टेंस जर्मनी अटैचेस टू इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। तो जर्मनी और भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार हो रहा है और कैसे आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में सैन्य से सैन्य जो भागीदारी है वो कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है। यानी हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कार्य हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है जर्मनी, जो रेड बिंदु से बने हुए ना, ये देखिए ये जर्मनी का मैप है। यहाँ पर आप देख लीजिए। इसी के साथ ऊपर देखेंगे दक्षिण मतलब उत्तरी दिशा में तो डेनमार्क है। और जब आप जर्मनी के जाएंगे इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर क्या है, फ्रांस बना हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और चेक गणराज्य है। तो ठीक है, अगर दक्षिण में देखेंगे तो इटली। इस प्रकार जर्मनी की कुछ बाउंड्रीज लगती हैं। अगर थोड़ा और विस्तार से देखा जाए तो मैंने इसको थोड़ा जूम आउट करके बताने का प्रयास किया है, जूम इन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पोलैंड रहा, इधर चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ये सारे के सारे जर्मनी के क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। और आप कहेंगे ये कहां पर है, तो ये यूरोपीय देश है, यूरोप महाद्वीप में एक देश है ये। अब आप एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे इस जर्मनी के संबंध में, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से सत्य नहीं है।
यानी कि जो सत्य कथन नहीं है वो बताना है आपको। जर्मनी बाल्टिक सागर के दक्षिण पश्चिम में और उत्तर सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जैसे इसका क्या कहना है, इसका मतलब ये है कि ये तो यह रहा जर्मनी, और जर्मनी बाल्टिक सागर के कहां पर है, दक्षिण पश्चिम में। जैसे हम बात करते हैं यहां अगर मान लिया जाए बाल्टिक सागर, तो दक्षिण पश्चिम दिशा उसकी कौन सी रहेगी, तो यहाँ पर मैप देख लीजिए। ये देखो, यहाँ पर थोड़ा इधर देखने का प्रयास करेंगे, ये है उत्तरी सागर और ये है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर के यहाँ इस डायरेक्शन में है ये जर्मनी। जब बात करते हैं उत्तरी सागर के, तो उत्तरी सागर के इस डायरेक्शन में है ये। तो ठीक है ना, इस प्रकार से। तो पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय देश का राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था, ये बात भी ठीक लिखी हुई है। लेकिन हमें क्या चेक करना है, जो कथन सत्य नहीं है। हिटलर इसी जर्मनी का तानाशाह था, है ना। जर्मनी का रूर प्रदेश कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कोयले के भंडार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है ये जर्मनी का रूर प्रदेश। लगभग पूरे जर्मनी की बात की जाए तो पूरे जर्मनी का 80% कोयला इसी रूर प्रदेश से निकाला जाता है। तो जब बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, ये कथन सत्य नहीं है, तो हमें ये टिक करना है, क्योंकि जर्मनी की राजधानी लिस्बन है ही नहीं। तो फिर जर्मनी की राजधानी क्या है, बता सकते हैं क्या आप कमेंट में। लिस्बन कहाँ की राजधानी है, लिस्बन तो पुर्तगाल की राजधानी है ना, पुर्तगाल। तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जर्मनी की राजधानी क्या है, जल्दी से बताएं कमेंट में। जर्मनी की राजधानी बता दिया, चलो जी। तो आप कहेंगे जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो वास्तव में आपका पॉइंट जर्मनी की राजधानी बर्लिन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लिख दिया है जर्मनी की राजधानी लिस्बन। तो इसीलिए ये गलत हो गया, ये सत्य नहीं है, तो हमें यही टिक करना था। तो जैसे कि आपको पता है, आपकी जो भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे, और डेली एक क्वेश्चन भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है इसी क्लास से संबंधित। तो आपको सर्च करना है एडुरोही 24। इसी के साथ एक सूचना ये भी है, जब आप YouTube चैनल पे सर्च करेंगे तो वहां पे कम्युनिटी नाम से एक बटन होगा, कम्युनिटी पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये क्वेश्चन इतने अच्छे होंगे कि आपको वाकई में मजा आ जाएगा इसमें। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर दे रखी है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन में भी क्या है, हिस्सा ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे इस वीडियो के पार्ट में, यानी कि आज के इतिहास की श्रृंखला में। तो आज के इतिहास के दिन क्या घटित हुआ था वो सब बातें कवर करेंगे। 28 अप्रैल के दिन कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं, तो चलो देख लेते हैं। बात है 2008 की, यानी कि आज ही के दिन 28 अप्रैल 2008 के दिन क्या खास हुआ था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो ने PSLV C9 के साथ 10 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा था। 10 सैटेलाइट एक साथ छोड़े थे इस दिन, ठीक है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी किसके बारे में, जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी का तानाशाह कौन था, तो नाम लिया था हमने हिटलर का। उसी के दक्षिण में जब जाएंगे तो इटली देश पड़ता है एक, है ना। तो इटली का तानाशाह कौन था, तो नाम आता है मुसोलिनी। मुसोलिनी वहां का प्रधानमंत्री भी बना था। और ये जो मुसोलिनी है, और इसकी एक पत्नी हुआ करती थी, इसकी हत्या कर दी गई थी आज ही के दिन 1945 में, यानी कि 1945 28 अप्रैल के। तो ये थोड़ा सा क्या है, मोटा मोटा बताया है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा गहराई में चलना है आज के दिन। तो जयंती जन्मदिन की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है जयंती किसकी होती है, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, और जन्मदिन उसका मनाया जाता है जो जिंदा हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
ये कौन है? तो ये है हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा, इनके बारे में बखूबी जानते होंगे, इनका नाम आपने सुना होगा। कि जो है हरि सिंह नलवा, इनकी आज जयंती है। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 28 अप्रैल 1791 को। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? गुजरांवाला पंजाब में इनका जन्म हुआ था, गुजरांवाला पंजाब। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 अप्रैल 1837 को इनकी मृत्यु हो गई थी जमरूद में। और ये जो जमरूद क्षेत्र है वर्तमान की दृष्टि से क्या पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान नाम का कोई देश था ही नहीं, वो तो हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। तो इनको प्रसिद्धि किस मायने में मिली? तो ये महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हुआ करते थे। महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में तो आप जानते होंगे ना, ये वही महाराजा रणजीत सिंह है जिन्होंने अमृतसर के मंदिर पर क्या किया था? सोने की परत चढ़वाई थी। उसी के बाद में उसे गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। ठीक है ना? इनसे संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हरि सिंह नलवा इन्हीं महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हुआ करते थे। और कहा जाता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका खौफ था उस समय पठानों के अंदर और अफगानी जो लोग थे उनके अंदर। पेशावर से लेकर काबुल तक इन्होंने क्या है, अपनी शक्तिशाली का लोहा एक मनवा दिया था। और जैसे हम बात करते हैं सिख फौज के सबसे बड़े जनरल के रहे थे उस समय, इन्होंने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा ने कश्मीर पर विजय, और इसी के साथ इन्होंने क्या किया था? काबुल पर भी अपनी सेना चढ़ा दी, काबुल पर भी जीत इन्होंने हासिल कर ली थी। और साथ में आपको पता है ना, खैबर दर्रे से इस्लामिक आक्रमण होते रहते थे, तो इस्लामिक आक्रमणों पर भी इन्होंने रोक लगाई। और 1831, मतलब जैसे हम बात करते हैं 1837 के आसपास ये लड़ाई लड़ रहे थे, जमरोद की जंग। तो उसी जमरोद की जंग के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में बात हमने की है। तो आप इनके जो राजा थे यानी कि महाराजा रणजीत सिंह, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन बता दीजिए कि एक संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। बात है ये 25 अप्रैल 1809 की। तो आपको ये बताना है कि वो जो संधि थी वो किस किस के बीच में हुई थी। यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, और सिखों की तरफ से तो आपको पता लगी गया कि महाराजा रणजीत सिंह थे। जल्दी से बताएंगे उस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था यहाँ पर? तो जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये मिंटो सेकंड नहीं है, मिंटो फर्स्ट है। मिंटो फर्स्ट का टाइम पीरियड 1807 से लेकर 1813 तक रहा था। इसी के समय में क्या हुआ था? 1809 में अमृतसर की संधि हुई, जिसमें क्या है, सिख साम्राज्य के लिए कुछ अच्छी बात नहीं हुई थी। इसी वजह से महाराजा रणजीत सिंह के जो सैनिक थे उन्होंने कहा था कि आज महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ गंवाना पड़ गया था, सिख साम्राज्य के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो चलो, बाकी जैसे ऑप्शन के बारे में गहराई में जानने की आवश्यकता है नहीं। वैसे अब यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये कौन है? तो ये बड़ा ही आप कह सकते हैं एक ऐसा नाम जिन्होंने लोकप्रियता हासिल की थी अपने क्षेत्र में। इनका नाम है भानु अथैया। पूरा नाम इनका लिया जाता है भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय। इनको अथैया के नाम से जाना जाता है। इनकी आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन 28 अप्रैल 1929 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनसे संबंधित आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं। यहाँ पर इनके हाथ में इनाम दिए हुए फोटो देख पा रहे होंगे ना आप। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जब आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको लिख देना है भानु अथैया का नाम, कि वो
शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ऑस्कर पुरस्कार जीता। और ये कब की बात है जब इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, तो ये 1982 की बात है। तो जैसे हम बात करते हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो ये फैशन डिजाइनर थी। फैशन डिजाइनर, जो हम हमारी मूवीज की बात करते हैं, बॉलीवुड की जो मूवी बना करती थी ना, उनमें ये जो एक्टर एक्ट्रेस हुआ करते थे, उनकी जो पोशाक थी उनको बनाया करती थी। तो थोड़ा सा विस्तार से बातें करेंगे, पहले बाकी बात कर लेते हैं। सत्यजीत रे, इनको 1992 में ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। रसूल पुकुटी की बात करते हैं तो उनको 2009 में पुरस्कार मिला था, ये ऑस्कर पुरस्कार। गुलजार की बात करते हैं तो गुलजार साहब को 2009 में क्या किया गया था, तो इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। अब चलो, अब आते हैं वापिस भानु अथैया के बारे में। तो ये क्या है, ये महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही। इनका जीवन 1929 से 2020 तक रहा और लगभग इन्होंने क्या किया था, हिंदी सिनेमा में बहुत ज्यादा काम किया। और इनको जो ये 1982 में पुरस्कार दिया गया था, ऑस्कर पुरस्कार, स्पेशली किसके लिए दिया गया, ऑस्कर पुरस्कार। महात्मा गांधी की एक बायोपिक आई थी, शायद आपने देखी भी हो, रिचर्ड एटनबरो की महात्मा गांधी वाली बायोपिक। इस बायोपिक के लिए इनको ये ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अथैया ने कई हॉलीवुड हस्तियों के कपड़े भी बनाए थे, डिजाइन किए थे। जैसे और भी हम बात करते हैं हमारे जो भारतीय फिल्मों की, तो आम्रपाली, वक्त, ब्रह्मचारी, तीसरी मंजिल, गाइड, रेशमा, शेरा, ये सब जो मूवीज हैं, इनमें इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, एक कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया था। तो ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बातें हमने कवर की हैं। और इनको फिर 2009 में एक पुरस्कार और दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये कब दिया गया, 2009 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था इनको 1991 में। ठीक है जी, तो ये है अथैया। सबसे पहली महिला की बात करें तो नाम इनका आएगा, लेकिन नॉर्मल भी पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता, तो भानु अथैया का नाम आएगा। पहली महिला भी थे और सबसे पहले भी इन्हीं का नाम आप लिख देंगे। तो ये तो हुई आज के दिन की कुछ वो घटनाएं, यानी कि वो दिन जिस दिन किसी महान हस्ती का जन्म हुआ था। तो अब चलते हैं हम आज के दिन की पुण्यतिथि के बारे में जानने के लिए, यानी कि आज जिनकी पुण्यतिथि है, विनायक कृष्ण गोकाक। ये वो व्यक्ति हैं जिनका आज के दिन निधन हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1909 को। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 28 अप्रैल 1992 को। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इनका क्षेत्र कौन सा रहा, तो ये एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे उपन्यासकार भी रहे, एक नाटककार भी रहे। इनकी अगर हम बात करें रचनाओं की, तो जैसे नाम आता है भारत सिंधु रश्मि, ये 1982 में प्रकाशित हुई थी। और एक का नाम आता है कलो पासक, ये कलो पासक 1934 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार से एक नाम आपने जरूर सुना होगा जननायक। ये जननायक कब प्रकाशित हुई, 1939 की बात है। और युगांतर नाम से एक इनकी रचना जो प्रकाशित हुई वो 1947 की बात है। मूल रूप से इन्होंने किस भाषा को प्रेफरेंस दी थी, तो ये कन्नड़ भाषी थे, कन्नड़ भाषी। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1990 में। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1961 में। और 1961 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, विनायक कृष्ण गोकाक।
काम हो चुका है, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। तो चलो जी, अब यहाँ पर आप ये नाम देख पा रहे होंगे, ये कौन है? तो ये है टीवी सुंदरम अयंगर। टीवी सुंदरम अयंगर, ये वो महान शख्सियत हैं जिनकी आज के दिन मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 22 मार्च 1877 को हुआ तमिलनाडु में, और 28 अप्रैल 1955 तमिलनाडु के कोडाई कनाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। टीवी सुंदरम अयंगर ने एक कंपनी की शुरुआत की थी 1911 में, कंपनी शुरू की, और उस कंपनी का नाम क्या रखा था? टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स। ऐसे चलता है ना, ऐसे। तो आगे बाद में चलकर ये कंपनी ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही विकसित हुई, बहुत नाम कमाया पूरे भारत के क्षेत्र में। ठीक है, इस प्रकार आपको इनसे संबंधित बातें थोड़ी सी और पढ़ लेनी है ताकि आपको ये फील आ जाए। अब यहाँ पर चलने का प्रयास करते हैं। ये जो फोटो में एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर मुगलों का ये शासक था, और कहा जाता है कि इसका जन्म 20 अगस्त 1685 को हुआ, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन, यानी कि 28 अप्रैल 1719 को हुई। ये मुगल वंश के अज्जी मुशान का बेटा था। अज्जी मुशान का बेटा है। चलिए जी, तो जब बात करते हैं हम, ये गद्दी पर कब बैठा था? तो ये गद्दी पर बैठा, यानी कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 11 जनवरी 1713 से लेकर 1719 तक का टाइम पीरियड बचाया जाता है। जब हम औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब की मृत्यु 1707-8 के आसपास हो गई थी। उसके बाद में वहां पर हम देखते हैं कि उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने सशक्त नहीं बने। तो थोड़ा सा पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक दो के बाद में थोड़ी सी कहानी बताऊंगा। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, यानी कि भारत का जो हिस्सा है, उसमें व्यापार से संबंधित विशेषाधिकार देने का फरमान जारी किया था? जल्दी से बताएंगे, इसमें किसका नाम आएगा? तो आप लिख देंगे फर्रुखशियर का नाम आएगा। ये फर्रुखशियर कब से कब तक गद्दी पर रहा? तो मैंने अभी बताया 1717 से 1719 तक रहा। इसने अपने टाइम पीरियड के दौरान 1717 में ये फरमान जारी किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये विशेषाधिकार है कि वो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। इस फरमान के तहत कंपनी को 3000 रुपए सालाना कर के बदले मुगल साम्राज्य में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। और इस फरमान को क्या बोला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का मेगा कार्टा बोला जाता है। ठीक है, ये फरमान क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हो गई। ज्यादा हमें गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी तो आपको पता है, इतिहास में तो मैंने पता नहीं कितनी गहराई के साथ बताया है, चाहे आप अपना स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेना। ठीक है, तो चलो जी, अब आप ये बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य में शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे? तो किसका नाम आता है? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें नाम आता है हुसैन अली खान का और अब्दुल्ला खान का। ठीक है ना? तो जब हम बात करते हैं इस हुसैन अली खान के बारे में और अब्दुल्ला खान के बारे में, इन्होंने जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए थे उनको अपनी अंगुलियों पर नचाया था। इनका जब मन करता था ये हटा दिया करते थे, जब मन करता था किसी नए सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया करते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्रुखशियर की, फर्रुखशियर भी तो ऐसे ही गद्दी पर बैठा था, और फर्रुखशियर के बारे में कहा जाता है कि ये बेवकूफ ही था। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने हुसैन अली खान को उपाधि दे दी थी, कौन सी?
हुसैन अली खान को अमीर अल उमरा उपाधि दी और इसे क्या बना दिया, इसे मीर बख्शी बना दिया अपने वहां। ठीक है, फिर जैसे मैंने नाम दूसरा लिया है अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान को कौन सी उपाधि दे दी फर्रुखशियर ने, तो इसे उपाधि दी थी कुतुबुल मुल्क, कुतुब उल मुल्क की उपाधि दे दी। ठीक है, और साथ में पद कौन सा दे दिया, तो वजीर बना दिया इसे। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है फर्रुखशियर और इनके बीच में आपस में कहानी के संबंध में। और फर्रुखशियर के समय में ही क्या हुआ था, 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी, है ना, वीर बंदा बहादुर, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सिख साम्राज्य को एक अलग स्वरूप दिया, आप ये कह सकते हैं। जब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनकी हत्या करवा दी गई, उसके बाद में वीर बंदा बहादुर ने कमान संभाली थी, लेकिन उनको भी क्या है, पकड़ लिया गया इसी फर्रुखशियर के समय में। इसने ही क्या है, उनको दंडित करवाया था। तो इसी फर्रुखशियर के समय में कहा जाता है कि इसने बंदा बहादुर को 1715 में पकड़ा था, 1715 में पकड़ लिया था। साथ में इनके कितने अनुयायी थे, 740 समर्थकों के साथ। लेकिन फिर अगले साल इनको क्या है, यहाँ पर सजा दे दी और इनको मार दिया। यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो किसकी है, तो मैंने आपको वैसे बताने का प्रयास किया है बस। ये है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम की आज क्या है, पुण्यतिथि है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 18 अगस्त 1700 में हुआ और इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को हुई। और जैसे हम बात करते हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था, बालाजी विश्वनाथ के नाम से तो आप वाकिफ होंगे। ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने थे, पेशवा बनने के बाद ये पेशवा का जो पद है वो वंशानुगत बन गया था, यानी कि बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में पेशवा कौन बने, तो बने थे बाजीराव प्रथम। तो पहले जैसे बात करते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में। ये पेशवा कब बने, ये पेशवा बने थे 1720 में, तब इनके पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी 1720 में। उसी समय ये बन गए पेशवा और 20 सालों तक पेशवा रहे। सबसे शक्तिशाली पेशवा रहे ये बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने अपनी दूरदृष्टि से ये देख लिया था कि मुगल साम्राज्य जो है वो अब छिन्न भिन्न हो चुका है, क्योंकि कोई शक्तिशाली राजा नहीं है और वहां पर अब्दुल्ला खां और हुसैन खां के हाथों में जो नेतृत्व बना हुआ है, इसी वजह से इन्होंने फायदा उठाया और इन्होंने फिर क्या कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तो आप ये बताइए कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला पेशवा कौन था, यानी कि प्रथम पेशवा कौन थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो नाम आता है सॉरी, ऑप्शन गलत नहीं करना है, गलती से टिक हो गया ये, हमें क्या लिखना है, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण किया था, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये कौन से नंबर के पेशवा थे, तो आप कहेंगे ये दूसरे पेशवा थे। पहले पेशवा कौन थे, तो नाम आता है इनके पिताजी का, जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। बाजीराव प्रथम के बारे में जब हम और बातें करते हैं तो इनको क्या बोला जाता था, इनको बालाजी, सॉरी बार बार एक तो जुकाम हो चुका है, नहीं हो रही है, तो बाजीराव बल्लाल के नाम से इनको जाना जाता था, बालाजी बल्लाल। इनका एक नाम और भी था, मतलब जाना जाता था इनको थोरले बाजीराव। जब पूछा जाए अन्य किन नामों से जाना जाता था इनको, तो बालाजी बल्लाव के नाम से, थोरले बाजीराव के नाम से। उन्होंने हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने के लिए हिंदू पद पादशाही के
आदर्शों को फैलाने का भी प्रयास किया था। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाए कि मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई, तो भी नाम आता है बालाजी प्रथम का। हालांकि कई बार आपको देखने को मिलेगा बालाजी विश्वनाथ का नाम, ठीक है। ये बालाजी विश्वनाथ इनके पिता थे और ये उनके बेटे। एक बार कहा जाता है कि थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताऊं, तो बालाजी प्रथम एक महान राजनयिक हुए, योग्य सेनापति भी बने। तो मुगल साम्राज्य की जो शक्ति थी वो कम हो ही रही थी। तो बालाजी विश्वनाथ जो बालाजी प्रथम है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बार शाहू जी को कहा कि आओ हम, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगे। इसके जवाब में शाहू जी ने क्या बोला था कि निश्चित रूप से आप ये कर सकते हैं, आप तो हिमालय के उस पार इसे गाड़ देंगे, निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से थोड़ी सी आपको और ज्यादा बातें इनके बारे में पढ़ लेनी है। इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी 1728 में, बात है वो 7 मार्च की। 7 मार्च 1728 को लड़ाई हुई थी पालखेड़ा की। पालखेड़ा के संघर्ष में निजाम को बुरी तरह से हराया था इन्होंने, और फिर बाद में एक संधि हुई थी, मुंगी शिवनाथ की संधि। तो ये बालाजी प्रथम वही है जिनका नाम जोड़ा जाता है मस्तानी के साथ। बालाजी प्रथम, सॉरी बाजीराव प्रथम। मेरे ना थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है, इसी वजह से ध्यान भटक रहा है बार बार, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है जी। तो जुकाम होता है तो थोड़ा सा एक अलग ही इरिटेशन सी होती है ना कई बार, वैसा हो रहा है। चलिए कोई नहीं, अपनी क्लास हो चुकी है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एडू रोही ऑफिशियल आप सब्सक्राइब कर लेंगे और एडू रोही ऑफिशियल शॉर्ट्स को भी आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पे, आपको सर्च करना है एडू रोही 24, और आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, साथ में क्या मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन भी मिलेगा। यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम से एक बटन होगा, कम्युनिटी पे आप क्लिक करना, वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। बड़ी मुश्किल से क्लास हुई है, आप बहुत परेशानी हो गई आज। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आ गया है, आपको भी आनंद आ जाना चाहिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।